हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। हमारा टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, यानी पृथ्वी के अंदर जो धरातल है, धरातल के अंदर किस प्रकार की संरचनाएं हैं पृथ्वी में, यानी अंदर किस प्रकार की परतें हैं, किस प्रकार का वहाँ पे पदार्थ है जिसकी हमें जानकारी चाहिए। तो इस टॉपिक में हमने 3 बातें पढ़ी हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत पढ़ी, भूकंप विज्ञानियों के अनुसार भी हमने कुछ पढ़ा जिसमें लाप्लास का है, चैम्बरलेन की ग्रहणों परिकल्पनाएं हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर इस प्रकार का पदार्थ हमने शुरू में पढ़ा है। चैम्बरलेन की मोल्टन की ग्रहणों परिकल्पना, लाप्लास की गैसीय परिकल्पना। तो उस प्रकार की जो निहारिकाएं परिकल्पनाएं जो हमने देखी हैं, जैसे जेम्स जेन्स की ज्वारीय परिकल्पना देखी, तो पृथ्वी के अंदर किस प्रकार का पदार्थ है, यानी तारे से निकला हुआ वो ज्वारीय पदार्थ है या गैसीय रूप में बना हुआ वो पिंड जिसका 9 भागों में टूटन हुआ जिससे पृथ्वी बनी है। तो पृथ्वी के अंदर वही पदार्थ है जो शुरू में पृथ्वी की उत्पत्ति बनी जाती है। तो भूकंप विज्ञानियों के अनुसार हमने देखा। अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में हमने देखा जिसके अंदर हमने तापमान पढ़ा है, जिसमें हमने घनत्व पढ़ा है, जिसके अंदर हमने दबाव पढ़ा है। फिर हम एक पॉइंट और था उसमें प्रत्यक्ष स्रोत। वो प्रत्यक्ष स्रोत हम अब पढ़ रहे हैं। हमने 3 बातें की है ना। एक तो हमने बात की यहाँ पे भूकंप विज्ञानियों के अनुसार, भूविज्ञानियों के अनुसार, और हमने एक बात की यहाँ पे अप्रत्यक्ष स्रोत, और हमने एक बात की प्रत्यक्ष स्रोत। ये बात की हमने शुरू में, इस टॉपिक के शुरू में हमने चर्चाएं की। इसमें अप्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोत, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? घनत्व, दबाव और तापमान, ये चीज़ पढ़ी है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? यहाँ पे अगर कैवेंडिश महोदय के अनुसार देखें तो इसका घनत्व 5.48 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगर हम कृत्रिम उपग्रहों के रूप में अगर वर्तमान का घनत्व देखें तो वो घनत्व हम माना था 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये माना हमने। फिर हमने दबाव की बात की कि यहाँ पे गहराई और दबाव में समानुपाती संबंध होता है, ये चर्चा हमने की है। फिर हमने तापमान की चर्चा की, जो कहते हैं कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, यानी 1 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर का बढ़ता है 32 मीटर गहराई पर। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष स्रोत हो गए जो मानव के द्वारा माना जाता है। ये प्रत्यक्ष है, जो परिघटनाएं होती हैं डायरेक्ट हम इनको देख सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं जिसके अंदर हम 2 की बात करेंगे। एक तो करेंगे हम ज्वालामुखी की, वोल्केनो, और एक करेंगे अर्थक्वेक यानी भूकंप की बात। 2 बातें करेंगे। एक तो किसकी करेंगे? ज्वालामुखी की बात करेंगे, एक हम करेंगे भूकंप की बात करेंगे। ठीक है, तो इन प्रत्यक्ष स्रोतों के अंदर हम पॉइंट उठा रहे हैं यहाँ पे ज्वालामुखी। किसकी बात करेंगे? ज्वालामुखी। यहाँ पे प्रत्यक्ष में सबसे पहला पॉइंट क्या ले रहे हैं? ज्वालामुखी। इसका विस्तार से अध्ययन तो करेंगे हम जब ये टॉपिक आएगा वोल्केनो का, उसमें इसका विस्तार से चर्चा किस में करेंगे? वोल्केनो का जो टॉपिक आएगा उसमें करेंगे, इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे हम। ठीक है, अब सामान्य जानकारी आपको ये बता दिया जाए कि ज्वालामुखी होता क्या है। ये आंतरिक भाग है ये क्या है? पृथ्वी का आंतरिक भाग है, सॉरी, ये क्या है?
आंतरिक भाग। इस आंतरिक भाग में जब यहाँ पे अगर कोई तरल पदार्थ है तो उसमें जो रेडियोधर्मी जो तरंगें होती हैं वो चलती हैं उस लावा में, वेगमा में, तापमान के कारण। आप कभी देखते होंगे गर्म पानी करते हो तो गर्म पानी ज़्यादा होने से उसके जो पेंदा होता है उस बर्तन का, वहाँ से बुलबुले निकल करके ऊपर आते हैं। आते हैं या नहीं आते? आते। वैसा ही धरातल के आंतरिक भाग में भी ऐसा ही बुलबुले या ऐसी ही एक तरंगें चलती हैं। वो तरंगें इस पृथ्वी के धरातल वाले भाग पर प्रेशर डालते हैं। इसमें क्या कर डालेंगे? प्रेशर डालेंगे। जब यहाँ चट्टान पे यहाँ से कोई आंतरिक भाग से प्रेशर डालता है तो यहाँ पर इसमें दबाव लग कर ये चट्टानी भाग होता है तो ये इसमें क्रैक्स पैदा हो जाते हैं, यहाँ पे दरार आ जाती है। और इस दरारों से, यहाँ पे दरार आने पर ये जो मैग्मा ऊपर की ओर जा रहा है ये इस दरार से अपना स्थान बना करके इससे बाहर निकल जाता है, इससे बाहर निकल जाता है। इसको कहते हैं यहाँ पे ज्वालामुखी। क्या कहते हैं इसको? ज्वालामुखी। अब इसका एग्जाम्पल आपके घर के रूप में बताएं। आप अपने घर में दाल बनाते हो, कुकर में दाल बनाते हो। कुकर तो सबका देखा हुआ होगा। कुकर में आपने पहले, आपने नहीं, आपके गार्जियन ने, किसी ने भी उसके अंदर दाल डाल दी, उसमें मिर्च डाल दी, मसाला डाल दिया पूरा, ठीक है, उसको बंद कर दिया। अब उसको गैस पे रख दिया आपने, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि उसमें क्या क्या है, आपको नहीं पता। वैसे ही अपनी एक पृथ्वी है, वैसे ही अपनी क्या है? पृथ्वी। कुकर है वैसे ही पृथ्वी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके अंदर तापमान, पृथ्वी में तो शुरू का तापमान है, टेम्परेचर है, पहले की ऊर्जा इसमें तो। लेकिन जो आपका जो कुकर है उस कुकर में गैस से यहाँ पे तापमान बढ़ेगा उसका, ठीक है। गैस आपने चला दिया, उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, उसमें गैस का आवरण इतना हो गया कि अब वो गैस उसमें सहन नहीं हो सकती, ठीक है। तो वैसे ही इसमें ये गैस बार बार निकलती है अंदर से, ये रेडियोधर्मी जो तरंगें हैं ये बार बार ऊपर की ओर निकलती हैं, तो अब इससे ये सहन नहीं होता। तो इस कारण से इसमें क्या लगते हैं? दबाव लगते हैं। जैसे कुकर में लगता है वैसे ही लगता है। कुकर की जो सीटी बजती है वो उसको जगह मिल जाती है उस गैस को निकलने के लिए, वैसे ही इस गैस को निकलने के लिए कोई जगह मिल जाती है। तो आपने देखा होगा उस कुकर के अंदर उस गैस के साथ में दाल के छोटे छोटे टुकड़े भी आते हैं, पानी भी आता है, जल वाष्प भी आता है, तो आपने वो देखा होगा। तो उस जगह में आपने ये बाहर निकले हुए जो पदार्थ हैं वो ज्वालामुखी के लावा हैं। जैसे धरातल पर लें, जैसे आपने दाल के टुकड़े देखे आपने, जलवाष्प देखा, गैस देखी है, उससे गैस भी निकलती है कुकर की सीटी से। वैसे ही इस धरातल से जब ज्वालामुखी निकलती है तो दाल के रूप में आंतरिक जो भाग के चट्टाने टुकड़े हैं वो इसके साथ में, इस भाग के साथ में यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, ठीक है। लावा निकलता है, तरल जो पदार्थ होता है, जैसे पानी निकलता है वैसे धरातल के अंदर जो तरल पदार्थ है वो भी इस सतह पे निकलता है। गैस निकलती है, ठीक है, गैस निकलती है। तो इस क्रिया को कहते हैं ज्वालामुखी। हूबहू कुकर को समझ लो, आपको ज्वालामुखी समझ में आ जाएगा। समझ गए? तो अब आपको ये बताओ कि आंतरिक भाग में ये पृथ्वी है, इसके अंदर जो आंतरिक भाग में किस प्रकार का पदार्थ है, उस पदार्थ को ये ज्वालामुखी बाहर ला करके यहाँ पे डाल दे और आप उसको देख के बता दो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस प्रकार के पदार्थ है। तो ये आपको प्रत्यक्ष जानकारी करवाई या नहीं करवाई? आपको प्रत्यक्ष जानकारी हुई या नहीं हुई? हुई ना। तो आपको जब आंतरिक भाग की प्रत्यक्ष जानकारी कौन करवाता है? ज्वालामुखी करवाती है। आ गया समझ? पहली बार यहाँ पे आपको ये चैप्टर डिटेल से पढ़ाया जाएगा। जब इसका ज्वालामुखी का टॉपिक आएगा, अपने सिलेबस में भी है वोल्केनो, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही समझ लो कि ज्वालामुखी हमें प्रत्यक्ष अपने को जानकारी कैसे प्रदान करती है। तो प्रत्यक्ष इस तरीके से आपको जानकारी देगी, ठीक। ये परिघटनाएं हैं दो, जो आंतरिक पदार्थ की और आंतरिक परतों की जानकारी हमें दिलाती है। कौन? एक तो ज्वालामुखी, एक भूकंप। तो ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष जानकारी ऐसे करवाती है। अब बात करते हैं भूकंप की। दूसरा किसको लेते हैं? भूकंप, अर्थक्वेक। इसका भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में समझना ज़रूरी है।
पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उसके अंदर भूकंप से संबंधित कुछ बातें हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं जो भूकंप है ये हमें इस आंतरिक जो परतें हैं पृथ्वी की उसकी सटीक जानकारी करवाते हैं। यहाँ पे मान लो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जितनी भी परतें हैं अंदर, ये केंद्र है इसका, ये परत कैसी है, ये परत कैसी है, ये परत कैसी है, इनकी सटीक जानकारी प्रदान करवाते हैं कौन? भूकंप करवाता है। कैसे करवाता है आपके दिमाग में आता होगा, ये कैसे करवाता है, तो वो आप धीरे धीरे सब आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले हम देखें जो भूकंप की घटना होती है जो भूकंप की जो घटना होती है उस घटना के दौरान जो लहरें उत्पन्न होती हैं जब भूकंप आता है, भूकंप किसको कहते हैं? कंपन को। जब आप देखते होंगे किसी ट्रेन जा रही है, उसकी पटरी के पास आप खड़े हो, आप वहाँ पे खड़े हो, भूकंप जा रहा है, ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो ट्रेन जा रही है तो वहाँ पे उस जगह पे कंपन होगा, आप देखोगे कि धरती हिल रही है, वो कंपन ही क्या है? भूकंप। जब चट्टानें हिलती हैं तो धरातल हिलता है, और धरातल हिलेगा तो आपके मकान सब हिलते हैं, तो आप कहते हो भूकंप आ गया, कहते हो ना। तो ये किसके कारण होता है? ये लहरों के कारण होता है। आंतरिक भाग में जो कंपन होता है, उस कंपन के द्वारा एक लहर उठती है, उस लहर को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। उसका जो व्यवहार होता है उस लहरों का, उसके आधार पर अनेक प्रकार के जो भूविज्ञानी हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ विशेषताएं, यहाँ पे भूकंप की विशेषताओं का भी विवरण कर दिया है। उसके अंदर आंतरिक जो भाग है पृथ्वी का, इस आंतरिक भाग में सामान्य रूप में हम बात करें तो भूकंप 30 से 100 किलोमीटर तक ही उत्पन्न होता है। कितने किलोमीटर तक होता है? 30 से 100 किलोमीटर। जो आंतरिक परत है इस धरातल की, इसके आंतरिक भाग में 30 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर का जो एरिया होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, वहाँ पर सामान्य रूप में भूकंप आते ही रहते हैं। यहाँ पर जो इसकी जो भूकंप है, जब भूकंप आता है उसके साथ में इसकी जो लहरें उत्पन्न होती हैं या संचलित होती हैं, वो होती हैं यहाँ पे भूकंप। उस क्षेत्र को हम कहते हैं भूकंप केंद्र। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। जहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक भाग में जहाँ से ये भूकंप प्रारंभिक समय में उत्पन्न होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हम पृथ्वी के धरातल की बात करें, यहाँ पे अगर पृथ्वी के धरातल की बात करें, यहाँ पर ये पृथ्वी है, जैसे मानो ये क्या है? पृथ्वी। यहाँ पे मानो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का आंतरिक भाग, यहाँ पे 30 से 100 किलोमीटर की दूरी है। इस क्षेत्र में जहाँ पे प्रारंभिक समय में जब आंतरिक भाग में सबसे पहले जब भूकंप उत्पन्न होता है, इस क्षेत्र में जहाँ से उत्पन्न होती है लहरें, उसको कहते हैं यहाँ पे भूकंप केंद्र। इसको समझो एक बात, इसको क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। इसको भूकंप मूल भी कहते हैं, भूकंप मूल। इसको अवकेंद्र भी बोलते हैं, इसके कई नाम हैं, आपको कोई भी नाम देखने को मिल सकता है। इसको इपी सेंटर भी बोलते हैं, इपी सेंटर, ठीक। इसको भूकंप फोकस भी बोलते हैं, भूकंप फोकस। बहुत सारे नाम है इसकी। भूकंप केंद्र भी बोलते हैं, अवकेंद्र भी बोलते हैं, फोकस भी बोलते हैं, हाइपो सेंटर भी बोलते हैं। सॉरी, इसको हाइपो बोलते हैं, हाइपो सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? हाइपो सेंटर। तो इन क्षेत्रों का नाम है, इस जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, सबसे पहले जो भूकंप उत्पन्न होता है उस जगह को बोला जाता है, उसका केंद्र है, वहाँ पे उसको इन नामों से जाना जाता है, ठीक। जहाँ पर ये भूकंप निकलता है और सबसे पहले जहाँ पे अनुभव किया जाता है, सबसे पहले जो इसका प्रभाव पड़ता है, उस क्षेत्र को यहाँ पे इस अधिकेंद्र बोलते हैं। जहाँ पे सबसे पहले कम दूरी में सबसे पहले जहाँ पर पहुँचता है उस स्थान को यहाँ पे क्या बोला जाता है? अधिकेंद्र। सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है इस तरंगों का,
इस भूकंपीय जो कंपन है, लहरें उठती हैं, जहाँ पे सबसे पहले प्रभाव डालती हैं उसको अधिकेंद्र या एपिसेंटर बोलते हैं। ये हाइपोसेंटर है, ये बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, ये दो चीज़ें नोट कर लो। जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है उसको तो कहते हैं भूकंप केंद्र, अवकेंद्र, भूकंप फोकस, भूकंप मूल, हाइपोसेंटर। ये तो कहते हैं जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है। और जहाँ पे भूकंप पहले पहुँचता है, सबसे पहले पहुँचते हैं जो लहरें, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उस क्षेत्र को यहाँ पे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र या एपिसेंटर। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र या एपिसेंटर बोलते हैं। इस अधिकेंद्र की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो ये क्या है, भूकंप जो केंद्र है उस भूकंप केंद्र के ऊपर लंबवत स्थान पर है। कहाँ पर है? लंबवत। इसकी विशेषता है कि भूकंप केंद्र या अवकेंद्र के लंबवत होना। जो अवकेंद्र है के लंबवत स्थान पर। ठीक है। दूसरी विशेषता इसकी अधिकेंद्र की दूसरी विशेषता क्या है कि ये लहरें हैं धरातल पर सबसे इसका लघुत्तम मार्ग जहाँ पे उत्पन्न होता है भूकंपीय लहरें। इसका दूसरी विशेषता है भूकंपीय लहरों का सबसे लघुत्तम मार्ग। लहरों का सबसे लघुत्तम मार्ग। दो बातें। पहली, ये भूकंप केंद्र के लंबवत है, समकोण पे है। ठीक है, इसके समकोण पे या लंबवत है। सबसे कम दूरी का, अगर आप इधर के देखोगे तो ये तिरछापन हो गया, तो ये दूरी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। ये सबसे कम दूरी पे है, सबसे नज़दीक है। इधर जाओगे तो भी दूरी पे है, तो सबसे लघुत्तम मार्ग हुआ या नहीं हुआ? यानी भूकंप केंद्र पर जो लहरें उत्पन्न होती हैं उसका सबसे लघुत्तम मार्ग जो होता है वो अधिकेंद्र का ही होता है। कौन सा होता है? अधिकेंद्र का। लेकिन यहाँ पे बात करें, ये जो धरातल का स्थान है अधिकेंद्र वाला, ये धरातल का स्थान भूकंपीय लहरों से सर्वाधिक विनाश उत्पन्न करने वाला स्थान होता है। यहाँ पर इसकी तीसरी विशेषता है, धरातल पर सर्वाधिक विनाश उत्पन्न करने वाला स्थान। सर्वाधिक विनाश उत्पन्न करने वाला स्थान। तीसरी विशेषता किसकी है? अधिकेंद्र की। हमने क्या पढ़ा? दो बातें पढ़ी हैं। एक तो भूकंप जहाँ पे उत्पन्न होता है प्रारंभिक समय में, उस स्थान को, सबसे पहले वाले स्थान को हम भूकंप केंद्र, अवकेंद्र, भूकंप फोकस, भूकंप मूल, हाइपोसेंटर बोलते हैं। ठीक, ये जो उत्पन्न होता है, ये कंपन जब स्टार्ट होता है तो इससे लहरें उत्पन्न होती हैं। इससे क्या होती हैं? यानी कि कंपन उत्पन्न होता है। जैसे मानो यहाँ से इस हाथ में यहाँ से कंपन उत्पन्न हुआ तो वो कंपन जो लहरें हैं वो आगे की ओर जाएंगी, आगे की ओर जाएंगे तो सबसे न्यूनतम स्थान होगा। तो सबसे न्यूनतम स्थान जो होगा उसको हम कहते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र। ठीक है, तो ये स्थान जो न्यूनतम है, इस स्थान की विशेषताएं हैं। एक तो ये इसकी विशेषता क्या है कि भूकंप केंद्र के लंबवत है। दूसरी विशेषता कि ये धरातल है, ये जो भूकंप केंद्र है इसका सबसे लघुत्तम मार्ग है लहरों का। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, धरातल पर सर्वाधिक जो भूकंप उत्पन्न होता है उससे जो विनाश होता है, सबसे ज़्यादा विनाश इस अधिकेंद्र पर ही होता है। सबसे ज़्यादा विनाश कहाँ होता है? इस अधिकेंद्र पर होता है। ये तीन विशेषताएं हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर की। ठीक, इसके बाद बात करें कि जो भूकंपीय जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, वो धरातल पर पहुंचने के बाद में लहरें दो रूपों में बढ़ते हैं। एक तो वर्ताकार रूप में, एक दीर्घवर्ताकार। जब ये लहरें यहाँ पे पहुंच जाती हैं, ये भूकंप के अंदर से ये लहरें पहुंच रही हैं, यहाँ पे ये लहरें पहुंच गई हैं, तो इसका एक तो रूप ऐसे वर्ताकार और एक दीर्घवर्ताकार, इन रूपों में ये चलती हैं। जैसे ही धरातल पर आई और ये कंपन हुआ,
आपको इसकी लहर की विशेषता की जानकारी करवाएं तो जैसे कोई तालाब भरा हुआ है, कोई तालाब क्या हुआ है, भरा हुआ है। आप उस तालाब के किनारे बैठे हुए हो और एक पत्थर उठाया और उस तालाब में फेंक दिया, आपने उस तालाब में फेंक दिया। वैसे ही जब आपने पत्थर फेंका तो उस जगह में तो गड्ढा पड़ा और उसके चारों तरफ लहरें उत्पन्न हुई और दूर चली गई। आपने देखा होगा कुछ लहरें उत्पन्न होकर के और दूर जाती हैं। आप ऐसा घर पे करके देख सकते हो। कोई बर्तन है, उसमें कोई चीज़ पानी भरा हुआ है, कोई उसमें पत्थर या कंकर डाल करके देखना कि आपका जो कंकर पड़ेगा उसके बाद में वो पानी झंझना करके दूर जाएगा। वो है कंपन, वो है लहरें। वैसा ही अपने धरातल में होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके से फैलती है, ये तरंगे दो तरीके से फैलते हैं, एक तो वर्ताकार रूप में, एक दीर्घ वर्ताकार रूप में। ये रूप होता है, जैसे मानो ये रूप है, ये तो क्या है, वर्ताकार रूप है, ठीक है, इस रूप में हो सकता है। और एक रूप होता है ये, इसको हम दीर्घ वर्ताकार बोलते हैं, दीर्घ वर्ताकार, ठीक है। तो दो रूपों में होता है, एक तो वर्ताकार और एक दीर्घ वर्ताकार। तो ये जो तरंगे हैं धरातल पे पहुंच करके और ऐसे चलते हैं, जैसे पानी में आप कंकर मारो तो वो कंपन दूर तक जाता है, वैसे ही यहाँ पे ये तरंगे होती हैं, ये धरातल पे चलती हैं। समझ गए बात। तो यहाँ पर एक तो लघुत्तम आ रहा है और इससे दूर वर्ताकार रूप में जब ये तरंगे चलती हैं तो यहाँ पे एक जो बल लगता है उस बल का नाम है यहाँ पे प्रभावी अपसारी बल। कौन सा बल है, अपसारी बल। वो अपसारी बल कौन सा होता है, एक तो होता है अभिसारी बल, एक तो कौन सा होता है, अभिसारी, और एक होता है अपसारी। अपसारी बल का मतलब होता है केंद्र से दूर जाना और अभिसारी का मतलब होता है केंद्र की तरफ आना। ये केंद्र है, इसकी तरफ आना। अब आपको इसके एग्जाम्पल दे सकता हूँ दोनों बलों की। अपसारी का मतलब होता है जैसे दही बिलोने वाला जो मशीन होता है, मधानी जिसको बोलते हो, वो जब घूमती है, उसका झरना जब घूमता है तो वो उस दही को जो हांडी में आप दही में जो मधानी लगा रखी है वो दही को दोनों तरफ फेंकती है या चारों तरफ फेंकती है। वहाँ पे जब झरना उसका घूमता है तो वो चारों तरफ उसको बाहर की ओर फेंकती है जिससे उससे मक्खन अलग हो जाए, ठीक है। तो वो तो हो गया अपसारी बल, ठीक है। एक होता है कि आप किसी बाइक से जा रहे हो, ठीक है, आप किसी बाइक से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो तो किसी जगह पे घुमाव आ गया तो आप बाइक को अपने आप अंदर ले लोगे, अपने आप क्या कर लोगे, अंदर ले लोगे। आप सीधा जा रहे हो, अचानक घुमाव आ गया तो बाइक अपने आप घूम जाएगी, तो वो अंदर आना हो गया। तो वैसे बल क्या काम करते हैं, अभिसारी। अपसारी होता तो वो सीधा निकल जाता, बाहर की ओर निकल जाता, तो वो बाहर की ओर जाना क्या हो गया, अपसारी बल, और अंदर की ओर आना क्या हो गया, अभिसारी बल। तो जो अपसारी बल लगता है, यहाँ पे कंपन हुआ, अपसारी बल के कारण ये तरंगे क्या हो गई, दूर चली गई, ये तरंगे दूर चली गई। तो इस अपसारी बल के कारण यहाँ पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, भूकंपीय तरंगे, तो इसके कारण ये संचलन चलता रहता है, ठीक है। जब ये भूकंप मूल है, ये उत्पन्न हुआ, उसके बाद में जो इसकी भूकंपीय लहरें हैं वो सीधा चलना चाहती हैं, लेकिन जो स्नेल का नियम है उस स्नेल के नियम के अनुसार उस तरंगों में विक्षेपित होती हुई, विक्षेपित मतलब ये सीधा चलना चाहती है लेकिन ये इस दिशा में विक्षेपित हो जाए, इधर चलना चाहते हैं लेकिन इस दिशा में विक्षेपित हो जाए। ऐसे ही स्नेल के नियम के अनुसार ये विक्षेपित होते हुए चापाकार रूप में या वक्राकार रूप में ये तरंगे चलती रहती हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई इनकी। अब बात करें कि जो उत्पन्न होने पर जो भूकंप मूल है उसके ऊपर जब भूकंप उत्पन्न होता है, जब ये धरातल पर पहुंचता है, उसके बाद में धरातल के ऊपर सर्वाधिक विनाश उत्पन्न करते हैं या अपनी लहरें जो हैं वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, ठीक है। ये प्रभाव दो तरीके का छोड़ती है। यहाँ पर इन भूकंपीय तरंगों को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो प्राइमरी वेव पढ़ते हैं, एक सेकेंडरी वेव पढ़ते हैं। ये तो हो गया बॉडी वेव,
यहाँ पे इसको समझो। ये कहना का मतलब ये है कि यहाँ पर जब आंतरिक भाग में भूकंप मूल में यहाँ पर इस क्षेत्र में कोई तरंग या लहर उत्पन्न होती है तो वो दो तरीके का काम करती है। एक तो तरंगें यहाँ पे उत्पन्न होती हैं, दो श्रेणियों में बांटते हैं वो, एक तो बॉडी वेव, एक तो बॉडी वेव हो गया, एक धरातलीय तरंग हो गई, धरातलीय सरफेस वेव। कौन सी हो गई? सरफेस वेव। एक हो गई बॉडी वेव। ठीक है, इन दो श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन से में? एक तो बॉडी वेव में और एक सरफेस वेव में। जब उत्पन्न होने वाली तरंगें हैं उनकी बात कर रहा हूँ। धरातल के अंदर आंतरिक भाग में, पृथ्वी की आंतरिक भाग में दो तरीके की तरंग है जिसको हम बॉडी वेव बोलते हैं। इन आंतरिक भागों में जितनी भी तरंगें उनको तो क्या बोलते हैं? बॉडी वेव। जब ये तरंगें धरातल पर आ जाती हैं, जब ये तरंगें धरातल पर आ जाते हैं तो उन्हें धरातलीय या सरफेस वेव बोलते हैं। कौन कौन से बोलते हैं? धरातलीय या सरफेस वेव। तो ये आंतरिक भाग में जो बॉडी वेव हैं इनको पुनः दो भागों में बांटते हैं। बॉडी वेव को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक तो होती है प्राथमिक तरंगें, एक होती है द्वितीयक तरंगें। क्यों बांटते हैं? ये दोनों समुच्चय में उत्पन्न होती है। जब ये आंतरिक भाग में जब कंपन होता है, भूकंप मूल पर कंपन होता है, उस कंपन के प्रारंभिक प्रकार में तरंगें जो उत्पन्न होती हैं वो एक समुच्चय में उत्पन्न होती है। किस में होती हैं? समुच्चय में, यानी इकट्ठी उत्पन्न होती हैं, एक साथ उत्पन्न होती हैं। हालांकि वो अलग अलग हो जाएगी, उसकी चर्चा हम कर लेंगे। तो अगर एक साथ में कोई तरंग उत्पन्न हो रही है तो उनको बॉडी वेव कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? बॉडी वेव। जैसे अपने हाथ पैर हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये समुच्चय में है। अगर ये पैर अलग हो जाए, हाथ अलग हो जाए, यानी पैरों की गति अलग हो जाए, हाथों की गति अलग हो जाए, तो इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ है तब ये समुच्चय में। वैसे ही इस समुच्चय में उत्पन्न हुई तरंगों को बॉडी वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी वेव। बॉडी वेव दो श्रेणियों में, एक तो यहाँ पे प्राइमरी वेव है, प्राइमरी। एक तो कौन सी है? प्राइमरी। एक है सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि पी तरंग, इसको पी तरंग बोलते हैं। इसको सेकेंडरी को एस तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस तरंग। दो तरंगे, एक तो कौन सी है? प्राइमरी तरंगे, एक है सेकेंडरी तरंगे। ठीक है, पी तरंग या एस तरंग। अब हम बात करेंगे पी तरंगों की। सबसे पहले बात किसकी करें? पी तरंगों की बात करें तो पी तरंग जो होता है ये आंतरिक भागों में सबसे खतरनाक होता है। इसकी गति सबसे तेज होती है। इसकी विशेषताएं देखें पी तरंगों की, तो पी तरंगे एस तरंगों से अधिक गति की होती है। सबसे पहले हम बात करें पी तरंग की। पी तरंग प्राइमरी तरंग, प्राइमरी वेव। इसकी विशेषता, पहली बात, ये तरंगें प्रारंभिक समय में उत्पन्न होती हैं। कब उत्पन्न होती है? प्रारंभिक समय में। सबसे पहले उत्पन्न होने वाली तरंग है, सबसे पहले उत्पन्न होने वाली तरंग है। ये कौन सी तरंग है? पी तरंग। सर्वाधिक गति की तरंग है, इसकी गति सर्वाधिक है, सर्वाधिक गति की। इस पी तरंग की सर्वाधिक गति, और गति भी कितनी है? 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में 8 से 9 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है ये तरंग। इस तरंग का नाम क्या है? पी तरंग, प्राइमरी तरंग। ठीक है, इसको अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो चलने की जो प्रक्रिया है, संचलन की प्रक्रिया, वो समानांतर यानी सीधी चलती है, यानी समानांतर सीधी चलती है। ठीक है, जैसे मानो इसकी दिशा क्या है? ये है, इस तरंग की दिशा ये है। ठीक है, तो ये तरंग इसके समानांतर यहाँ पे आगे की ओर इसके समानांतर चलती है। ये दिशा है, तरंग की दिशा है।
तरंग की क्या है ये दिशा, इसके समानांतर है, सीधी चलती है, इसके समानांतर क्या चलती है, सीधी चलती है, इसलिए इसको अनुदैर्ध्य। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है अनुदैर्ध्य, एक होता है अनुप्रस्थ, दो बातें होती हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब है किसी चीज़ के समानांतर होना। जैसे मान लो ये हाथ है, ठीक है, अब ये हाथ है, इस हाथ का ये समानांतर, जैसे ये चल रही है, ये समानांतर है दोनों अपने साथ, ठीक है, ये समानांतर होने का मतलब हो गया अनुदैर्ध्य। इसका टुकड़ों में टूटना वो क्या हो गया, अनुप्रस्थ। जैसे मान लो यहाँ पे ये टुकड़े हो गए, पहले ये इतना बड़ा था, पहले ही क्या था, इतना बड़ा था, ये तो क्या हो गया अनुदैर्ध्य, अब ये टुकड़ों में हो गया, ये क्या हो गया टुकड़ों में, ये अनुप्रस्थ हो गया, ठीक है। यानी इसको समकोण पे काटने वाला काम, एक तो समानांतर चलता है, एक समकोण पे काटता है, उस समकोण पे काटने को अनुप्रस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ। तो यहाँ पे इस तरंग की विशेषता क्या है, पी तरंग की अनुदैर्ध्य प्रकार की है या जो समानांतर सीधी चलने वाली तरंग मानी जाती है, ठीक है। इस तरंग को, जो ये तरंग है पी तरंग, इसको संपीड़ित, कंप्रेसिव या पुश वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस तरंग का और भी इसकी विशेषता है, यानी कि यहाँ संपीड़ित, कंप्रेसिव वेव या पुश वेव भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, जैसे मानो ये तरंग है, ये तरंग समानांतर रूप में ऐसे चलती है, स्प्रिंग की तरह। जैसे स्प्रिंग होती है, इसमें जैसे ये तरंग ऐसे वक्राकार रूप में आगे की ओर जाती है, ठीक है, यहाँ पर ये तरंग वक्राकार रूप में, इस रूप में आगे की ओर जाती है। मानो इस स्प्रिंग का ये पार्ट है, ये पुश किया हुआ है। जब आप किसी स्प्रिंग को खींचोगे तो कई स्थान ऐसे होंगे ज़्यादा खींच जाएंगे, कई स्थान है वहाँ पे स्प्रिंग खींचेगी नहीं, उतना ही रहेगी, तो ये संपीड़न है। ये क्या है, संपीड़न। इस तरंग को अगर ज़्यादा खींचोगे आप तो ज़्यादा नहीं, ये इस तरीके से चलती है। जब स्प्रिंग में जो बचा हुआ पार्ट होता है बीच में, जो नहीं खींचा जाता, कई स्थान पे आप स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे तो कई स्थान ऐसे होते हैं जो तो खींच जाते हैं, यानी वो तार सीधा हो जाता है। कई स्थान ऐसे होते हैं वो स्प्रिंग पास में रहती है, तो इसको कम खींचे हुए स्थान को, इसको कहते हैं संपीड़ित। क्या कहते हैं इसको, संपीड़ित, यानी कंप्रेसिव या पुश वेव। कंप्रेसिव भी कहते हैं या पुश वेव कहते हैं। तो इस प्रकार की तरंग होती है, इसकी विशेषता है, यानी कम खींचना। इसकी जो वेवलेंथ है वो कम है, यानी दूरी पे नहीं है, इसलिए इसकी गति क्या है, ज़्यादा है। आप किसी किरण को देखते हो तो कोई किरण है, जैसे मान लो ऐसे किरण चल रही है तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा खपत हो रही है। अगर इसकी जो वेवलेंथ है, ये जो अपनति अभिनति वाला जो स्ट्रिंग और गर्थ है इसका, वो पास है, ठीक है, तो ये तरंग जल्दी इसमें राउंड करके आगे निकल जाएगी, इसलिए इसकी गति ज़्यादा है। तो इस तरंग को यहाँ पे संपीड़ित और कंप्रेसिव वेव भी बोलते हैं या पुश वेव बोलते हैं, ठीक है। ध्वनि तरंग की समान ये चलती है, इसकी संचलन की दिशा कैसी है, यानी ध्वनि जैसे चलती है वैसे ही ये चलती है, ध्वनि के समान, ध्वनि तरंग के समान ये चलने वाली तरंग। कैसी तरंग है, ध्वनि के समान, यानी जो तरंगों की दिशा है उस दिशा में ही इसका कंपन है, इस दिशा में क्या है, कंपन है। जैसे जैसे तरंग बढ़ेगी उसका कंपन वैसे वैसे आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार की तरंग की ये विशेषता है। सबसे मुख्य विशेषता है इसकी, ये जो तरंग है, इस तरंग में जो पदार्थ है वो तीनों कणों में या तीनों कणों के माध्यमों से, तीन माध्यम होते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यमों में संचलन है, तीनों माध्यमों में संचलन, तीनों में से ये गुजर सकती है, इसकी गति इतनी है, यानी ये लुप्त नहीं होती। पी तरंग है, उसके बारे में वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये प्रारंभिक समय उत्पन्न होती है, इसकी गति जो होती है 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड जब टाइम होता है तो 1 सेकंड में 8 से 9 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है।
इसकी इतनी ज़्यादा यानी कि जो बढ़ने की या दूरी की चाल है इसकी वो गति इतनी है, यानी 1 घंटे का आप मानो तो कम से कम यहाँ पे 28,000 से 30,000 किलोमीटर की गति कर लेती है, कम से कम लगभग। तो अनुदैर्ध्य प्रकार की विशेषता रखती है, यानी समानांतर सीधी चलती है और संपीड़ित कंप्रेसिव पुश वेव की तरह अपना व्यवहार करती है। ठीक है। और बात करें तो ध्वनि तरंगों के समान ये चलती है, सीधी चलती है, या कंपन इसका होता है वो सीधा समानांतर होता है। और अगर बात करें तो ये जो पदार्थों में जो चलते हैं, पदार्थों के तीनों माध्यमों में इसका संचलन है। तीनों माध्यम कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। चाहे तो ठोस भाग आ जाए तो उसके अंदर से भी गुजर सकता है इसका कंपन। ठीक है। अगर तरल अवस्था में आ जाए वो क्षेत्र तो उसके अंदर से भी इसका कंपन बाहर की ओर निकल जाएगा, और अगर गैसीय रूप है तो वहाँ से भी इसका कंपन आगे की ओर निकल जाएगा। तो हम इसके तीनों माध्यमों में गुजरने वाली तरंग भी बोल सकते हैं, पी तरंग को। ठीक है। ये भूकंपीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न हुई थी? ये भूकंप केंद्र से उत्पन्न मानी जाती है। जहाँ से उत्पन्न होता है भूकंप, उससे जो लहरें उत्पन्न होती है उस लहरों में पी तरंग और एस तरंग उत्पन्न होती है, जो समूचे में होती है, और समूचे में उसको बॉडी वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी वेव कहते हैं। ठीक है। अगर इनकी गति के अनुसार इनमें अंतर हो गया तो उनको 2 श्रेणियों में बांट दिया, यानी तेज गति वाली और कम गति वाली। तो तेज गति कौन सी है? पी तरंग है, सबसे पहले उत्पन्न होने वाली, और इसके बाद में जो उत्पन्न होगी वो होगी एस तरंग, जिसकी गति थोड़ी कम है इससे। ठीक है। तो ये बात हो गई पी तरंगों की। इसके बाद हम बात करें एस तरंगों की, इसको ध्यान में रखना। ठीक है। अब दूसरी तरंग कौन सी है? एस तरंग, जो बॉडी वेव का ही दूसरा पार्ट है। किसका पार्ट है? बॉडी वेव का। तरंग का नाम एस तरंग। ठीक है। एस तरंगे जो हैं ये तरंगे इसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं। ये तरंगे होती हैं, ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ। अन्य तरंगों में जैसे प्रारंभिक समय में उत्पन्न होती है उसके साथ में ये उत्पन्न होती हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगी। दूसरी विशेषता, इसकी जो गति है, इसकी जो गति है वो गति कम है। किसके एवज में? पी तरंग से। पी तरंग से इसकी गति क्या है? कम है, और इसकी गति है 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितनी गति है इसकी? 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जबकि एस पी की कितनी थी? 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और इसकी गति क्या है? 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है। तरंगों की जो इसकी संचलन की प्रवृत्ति है, इसके तरंग के जो कण हैं उसकी जो संचलन की प्रवृत्ति है वो यहाँ पर जो क्षेत्र है जिसके समकोण पे है, तरंग की जो दिशा है उसके समकोण पे, वो तो कैसी चलती थी? सीधी चलती थी। जैसे मानो पी तरंग तो ऐसे इसकी दिशा है उसके समानांतर चलती थी। ठीक है। जैसे इस तरंग की बात करें तो इसकी जैसे तरंग की दिशा ये है, तरंग दिशा क्या है? ये वाली है। तो इसका जो संचलन होगा वो संचलन इसके ऐसे होगा। ठीक है। इसका संचलन कैसे होगा? इस रूप में होगा, यानी ये उठा हुआ भाग और दबा हुआ भाग, श्रृंग और गर्त के रूप में। ठीक है। ये तो क्या होगा? इसकी गर्त, और ये होगी श्रृंग। इस रूप में, यानी इस दिशा के समकोण या लंबवत पर चलने वाली जो तरंगे होती है उसको एस तरंगे बोलते हैं। किस पर? ये तरंग की दिशा है, और तरंग की दिशा के समकोण या लंबवत पर चलने वाली, एक बार ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, इस तरीके से चलने वाली जो तरंग होती है इसको हम एस तरंग बोलते हैं। इस तरंगों की संचलन की दिशा कैसी हो गई? यानी दिशा के जो तरंग दिशा है उसके समकोण पर या लंबवत पर चलने वाली तरंगे। इस आधार पर इसको प्रकाश तरंग भी बोलते हैं, या प्रकाश किरण। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश तरंग या किरण भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि जो सूर्य से किरणें आती हैं वो लघु रूप में आती हैं, वो इस रूप में आती है धरातल पर। किस रूप में आएगी? इस रूप में। वापस धरातल से टकराई और ये दीर्घ रूप में ऊपर की ओर चली जाती है। ये लघु रूप है, इसका श्रृंगार छोटा है तो इसको लघु बोलते हैं। यह तरंगार्थ जो होता है ये बड़ा होता है तो इसको दीर्घ तरंग बोलते हैं। ठीक है। तो ये इस रूप में आती है तो प्रकाशित तरंग बोलते हैं इसको। प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसी के समान इसकी संचलन की दिशा है या उसकी गति, जो इसका आकार है संचलन का। जैसे प्रकाश किरणें आती हैं धरातल पर वैसे ही चलने वाली जो तरंग होती है उसको क्या बोलते हैं? एस तरंग बोलते हैं।
ठीक है। ये जो तरंग है, ये तरंग केवल ठोस माध्यम में ही चलती है, ठोस में ही चलती है, द्रव व गैस में नहीं चलती। द्रव व गैस ये जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर ये नहीं चलती, केवल ठोस में चलती है। तो पी तरंग तो हमें ये महसूस करवा देती है कि आंतरिक भाग में ठोस, द्रव, गैस तीनों पड़ते हैं, क्योंकि वो तरंग तीनों माध्यमों में चलती है। लेकिन एस तरंग जो है वो ठोस माध्यम में ही चलती है, तरल और गैस आने पर यह लुप्त हो जाती है, इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो ये केवल ठोस माध्यम में ही चलती है। तो आंतरिक भाग में हमें ये पता हो सकता है कि कौन से क्षेत्र में ठोस परत है, कौन से में यहाँ पे तरल पदार्थ या गैसीय रूप है, तो उसके बारे में हमें ये जानकारी करवा देते हैं। तो एस तरंगों की विशेषता भी आप ध्यान में रखना। पी तरंग और एस तरंग को कंप्रोमाइज करना। एस तरंग है वो तो अनुप्रस्थ है और पी तरंग अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य की गति ज़्यादा है 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस तरंगों की गति कम है जो 6 से 7 किलोमीटर होती है। वो तरंगे है वो तरंग की दिशा के समानांतर चलती है, कौन सी? पी तरंग। और एस तरंग होती है वो तरंग की दिशा के समकोण पर या लंबवत पर चलती है। पी तरंग तीनों माध्यमों में, पदार्थ के तीनों माध्यमों में संचलन कर सकती है, जबकि एस तरंगे है वो केवल ठोस जो पदार्थ है उसके अंदर संचलन करेगी, तरल और जो गैसीय रूप है उसमें लुप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार का या इन प्रकार की जो विशेषताएं हैं उनको आधार मान करके हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में या कोर में, हम कोर या आंतरिक भाग, पृथ्वी का केंद्र का जो भाग होता है उसके अंदर हम ये जान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार का पदार्थ होगा इन तरंगों के बारे में। तो ये हमें प्रत्यक्ष जानकारी करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पी तरंग और एस तरंग की बातें। अगली जो बात करेंगे हम सरफेस वेव की करेंगे, जो कि एल तरंगें होती हैं, धरातलीय तरंगें जिसको बोलते हैं। अनेक विद्वानों ने इसके ऊपर परीक्षण किया, क्योंकि सर्वाधिक जो विनाशकारी जो तरंगें होती हैं वो एल तरंगें होती हैं, इसलिए अनेक विद्वानों ने उस पर काम किया है। तो उसके अनेक प्रकार के नाम हो गए। तो इस धरातलीय तरंगों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।